सो हेलो एवरीवन, कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, हमने यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे लास्ट वीडियो सेशन में अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, असम्पशंस हमने लास्ट वीडियो सेशन में देख लिए थे, तीनों ही मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। आज हमारे पास रहने वाला है अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस are the generally accepted practices and traditions followed in accounting over a long period of time। देखो, अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब होता है कि वो कॉमन रूल्स, ये क्या होते हैं, कॉमन रूल्स होते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्या होते हैं कॉमन रूल्स, या फिर हम कह सकते हैं प्रैक्टिसेस। और ट्रेडिशंस, क्या ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस, ये पॉइंट नोट कर लेना, जो अकाउंटेंट बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। इनको ना अकाउंटेंट्स बहुत लॉन्ग टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। ये रूल्स ला नहीं होते, याद रख लेना। ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं ना, ये ला नहीं होते। क्या नहीं होते, ला नहीं होते, लेकिन सब लोग इन्हें एक्सेप्ट जरूर करते हैं ताकि अकाउंट्स जो है ना सेम पैटर्न में क्लियर और अंडरस्टैंडेबल बने रहें। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ, अकाउंट बनाने का कॉमन सेंस तरीका जो हम लगाते हैं, जो कॉमन सेंस लगाते हैं ना, वो जो तरीका रहता है वो हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशन में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक्सपेंस छोटा है, जैसे कि मान लेते हैं पेन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे स्टेपलर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, पेन की एग्जाम्पल ले ली, स्टेपलर की एग्जाम्पल ले ली, तो हम उसे डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेते हैं। ये हम क्या मानते हैं, ये हम अकाउंटिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। तो ये हम क्या मानते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे वो 1 साल चले। तो ये जो चीज़ें हम मानते हैं ना, ये कन्वेंशन के हिसाब से होता है। ठीक है, कोई एक्सपेंस जो क्या हो, छोटा हो। जैसे छोटे छोटे एक्सपेंस होते रहते हैं ना डेली लाइफ में, आपके बिजनेस के रिलेटेड, आपका ऑफिस है बिजनेस का, पेन यूज होते होंगे, स्टेपलर यूज होते होंगे, तो ये क्या है, ये हमारे पास छोटे एक्सपेंसेस है। तो हम इन्हें क्या यहाँ पे कंसीडर करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। बात क्लियर हुई होगी। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस, ये क्या है, जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं एंड ट्रेडिशंस हैं जो फॉलोड हो रहे हैं अकाउंटिंग में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो आप ये याद रखेंगे। ये कोई हमारे पास रिटन लॉज नहीं होते, ये भी याद रख लेना, रिटन लॉज नहीं है ये हमारे पास, बट दे आर कॉमनली फॉलोड बाय अकाउंटेंट्स। कॉमनली इनको फॉलो किया जाता है, किसको बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिंपल, यूनिफॉर्म एंड रिलायबल बनाने के लिए। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। ठीक है, सिंपल आपके याद रखोगे, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस होती हैं, यूज की जाती हैं जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्मॉल वैल्यू आइटम्स लाइक पेन्स की बात करें, ये जो है ये क्या ट्रीट किए जाते हैं, एक्सपेंस के तौर पे, इवन इफ दे लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, चाहे इनकी जो वैलिडिटी है 1 साल से ज़्यादा रहे, बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन की वजह से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस? देखिए, अकाउंट्स बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड, इनकी वजह से ना अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं। मेंटेन रहती है यूनिफॉर्मिटी, क्या चीज़, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, और ये मदद करते हैं फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फेयर प्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है, किसका प्रेजेंटेशन हमारे पास रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कन्फ्यूजन को रिड्यूस किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, कन्फ्यूजन को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, एंड पर्सनल जजमेंट को। तो इतना आप याद रख लेना। ये हमारे पास जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस होती हैं या फिर ट्रेडिशंस होते हैं जो फॉलोड हो रहे हैं अकाउंटिंग में लंबे अरसे से। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। तो अजम्पशंस के बारे में लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपको बता दिया था, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें या प्रिंसिपल्स की बात करें, तो इसमें बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आता है। क्या आता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, याद रख लेना। यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। लिखा गया है बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक चीज़ समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बिजनेस जो है ये ट्रीटेड किया जाता है सेपरेट। कोई भी आपका बिजनेस है ना, क्या कहा मैंने, कोई भी आपका अगर बिजनेस है, ठीक है, आप उसके अगर ओनर भी है ना, लेकिन बिजनेस को ट्रीट किया जाएगा अलग,
ओनर से, ठीक है। पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड, कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन होगी ना ओनर की, वो रिकॉर्ड नहीं होगी। यही कंसेप्ट कहता है, कौन सा कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एग्जांपल, ओनर पर्सनल एक्सपेंसेस जो होंगे ना, जो उसके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, आर नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस, ये बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे। समझने की कोशिश करना। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब है बिजनेस और ओनर को अलग अलग माना जाता है। क्या माना जाता है? अलग अलग, सेपरेट, बिल्कुल अलग माना जाता है। याद रख लेना, मतलब ओनर बिल्कुल अलग है, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट है, और साथ ही साथ जो बिजनेस होगा ये भी बिल्कुल सेपरेट होगा, ठीक है। ऐसा हम अकाउंटिंग में मानते हैं। और ये कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट कहता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है। चाहे बिजनेस एक ही आदमी का हो, एक ही आदमी का होगा तो उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास अगर बिजनेस एक ही आदमी का हो तो सोल प्रोप्राइटर, और फिर भी अकाउंटिंग में बिजनेस को एक सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो एक ही उसका मालिक क्यों ना हो, फिर भी अकाउंटिंग में हम बिजनेस को बिल्कुल सेपरेट पर्सन मानते हैं, ठीक है। यहां पे ना इसको भी हम एक किस्म का पर्सन ही मान लेते हैं, बिजनेस को भी, ठीक है ना। तो ये चीज याद रख लेना, अकाउंटिंग में बिजनेस को एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ओनर ने अपने पर्सनल पैसे बिजनेस में लगाए, मान लेते हैं, क्या किए? अपने पर्सनल क्या लगाए? पैसे, किसमें? बिजनेस में। तो ये क्या है? पर्सनल पैसा जो इसने लगाया होगा बिजनेस के अंदर, ये क्या माना जाएगा? ये आप सबको पहले बताया हुआ है, कैपिटल माना जाएगा, ठीक है ना। ये कैपिटल माना जाएगा, यानी ओनर का पैसा जो बिजनेस को मिला, ठीक है। अगर ओनर बिजनेस के पैसे से, इसी बिजनेस के पैसे से क्या करेगा? ओनर अपना पर्सनल मोबाइल खरीदेगा। कोई अपना पर्सनल मोबाइल खरीद रहा है, ठीक, उसने मोबाइल खरीद लिया, तो ये क्या माना जाएगा? ये ड्राइंग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ड्राइंग माना जाएगा। अगर ओनर बिजनेस के पैसे से अपना पर्सनल मोबाइल खरीदेगा तो ये क्या माना जाएगा? ये ड्राइंग माना जाएगा। जो बिजनेस का पैसा ओनर ने निकाला, ठीक है, बिजनेस से जो पैसा किसने निकाला? ओनर ने निकाला, इसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। तो इसका मतलब है कि पर्सनल खर्च और बिजनेस खर्च आपस में सेम नहीं है। पर्सनल खर्चा और बिजनेस का खर्चा आपस में बिल्कुल बराबर नहीं है। तो बिजनेस एंटिटी ये कहता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है। इवन इफ द बिजनेस इज ओन्ड बाय ए सिंगल पर्सन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, चाहे वो एक सोल प्रोप्राइटर ही क्यों ना हो, बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी होगी, बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी होगी, एंड ओनर पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर केप्ट सेपरेट। और जो भी ओनर की अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगी, जो अपने पर्सनल खर्चे निकाल रहा है बिजनेस से, वो भी अलग होंगे बिजनेस से। तो आप सिंपली याद रखोगे, ओनर इन्वेस्ट करता है मनी किसमें? बिजनेस में। बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? वो रिकॉर्डेड किया जाता है कैपिटल के तौर पे। ओनर जब पैसा विड्रा करेगा पर्सनल यूज के लिए, उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। लेकिन ये दोनों चीजें आपस में अलग अलग हैं, बिजनेस और ओनर सेपरेट हैं, ये हमें बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है। पर्सनल एक्सपेंसेस आर नेवर ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस। इसमें जो पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो बिल्कुल कभी भी ट्रीट नहीं किए जाएंगे बिजनेस एक्सपेंसेस के तौर पे। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ पॉइंट निकलो क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। हेल्प इन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस अकाउंट, के हमें क्या मिले? ट्रू और फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू मिले, किसका? बिजनेस अकाउंट्स का। यहां पे अवॉइड किया जा सके मिक्सिंग को, मिक्सिंग को अवॉइड किया जा सके। किसकी मिक्सिंग? पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांसैक्शन की। जो पर्सनल यहां पे रहेंगी और जो बिजनेस ट्रांसैक्शन होंगी, ये आपस में मिक्स ना हो, तो इसको क्या किया जा सके? दूर किया जा सके। प्रॉफिट कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो। क्या हो? प्रॉफिट कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो, इसलिए, ठीक है। और इसेंशियल है करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। सिंपल आप याद रखोगे, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इनको हम दोनों को अलग अलग देखते हैं, ठीक है। इनका आपस में तब कोई लेना देना नहीं होता अकाउंटिंग के प्रोसेस में, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर क्यों ही ना हो, चाहे आप उसके ओनर क्यों ही ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों को अलग अलग ही मानना पड़ेगा। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा दिया गया है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। मनी मेजरमेंट क्या कहता है? देखो यहां पे लिखा गया है, ओनली ट्रांजैक्शंस मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड। वही ट्रांजैक्शंस यहां पे रिकॉर्ड की जाएंगी जो किसके रिलेटेड होंगी? मनी के रिलेटेड होंगी। क्या लिखा गया है? ओनली ट्रांजैक्शंस मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड।
नॉन मॉनिटरी इवेंट्स आर इग्नोर्ड, जितने भी नॉन मॉनिटरी इवेंट्स होंगे उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय की ऑनेस्टी है तो उसको हम थोड़ी ना शो करेंगे अकाउंट्स में। ये कौन कहता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, क्या कहता है, ट्रांसैक्शंस एंड इवेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी कि सिर्फ मनी ट्रांसैक्शन की बात करता है। तो आप क्या याद रखोगे, मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब है सिर्फ वही ट्रांसैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती हैं जिन्हें पैसों में मेजर किया जाता है। ठीक है, यानी कि मनी में मेजर किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, जो चीज़ मनी में एक्सप्रेस नहीं हो सकती वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती। ये कौन कहता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रिकॉर्ड क्या होंगे, मैंने कहा मनी की फॉर्म में जो होगी वही रिकॉर्ड करेंगे ना। देखो, मशीनरी है, कोई आपकी मशीन है, आपने खरीदी, मान के चलते हैं 5 लाख में। कितने में, 5 लाख में आपने कोई मशीन खरीदी। पहला पॉइंट, ये हमारे पास क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। आपने किसी को सैलरी पेड की, ठीक है, ये चीज़ क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। मतलब 2 लाख आपने किसी को सैलरी पेड की। आपने रेंट रिसीव्ड किया तो ये रिकॉर्ड होगा। ये क्या होगा, ये रिकॉर्ड होगा। कैश इन हैंड आपको मिला कहीं से, कुछ भी मिल सकता है, 20,000, 30,000, 50,000, वो आप रिकॉर्ड करेंगे। ये कौन कहता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है। क्या कहता है, ओनली ट्रांसैक्शंस मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड। ठीक है, अब यहां पे दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा ये है कि मान के चलते हैं रिकॉर्ड कौन सी चीजें नहीं होंगी। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, रिकॉर्ड कौन सी नहीं होंगी, नॉन मॉनिटरी। अब नॉन मॉनिटरी में क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। नॉन मॉनिटरी में हमारे पास आएगा एम्प्लॉय की ऑनेस्टी। कोई एम्प्लॉय है, उसकी जो ऑनेस्टी है ये रिकॉर्ड नहीं होगी, ये रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, वर्कर की लॉयल्टी है, लॉयल्टी रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, इंटेलिजेंस, मैनेजर की इंटेलिजेंस है, ये रिकॉर्ड हम नहीं करते। ठीक है, गुड एटमॉस्फेयर है ऑफिस का, ये हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि सिर्फ जो चीज़ें हमारे पास मनी की फॉर्म में होंगी, मनी के रिलेटेड होंगी, वही हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, सिर्फ वही ट्रांसैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती हैं जिन्हें पैसों में मेजर किया जा सकता है। जो चीज़ें मनी में एक्सप्रेस नहीं होती, जैसे एग्जांपल दी, एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटेलिजेंस, गुड एटमॉस्फेयर ऑफिस का होना, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इन चीज़ों को रुपीज़ में मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ बहुत ऑनेस्ट हैं तो हम यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं करते। एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी आपने 25,000, तो ये आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ये क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकाउंटिंग सिर्फ मनी वैल्यू देखती है, ये वाली चीज़ें नहीं देखती। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांसैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। होप समझ आया होगा। नॉन मॉनिटरी आइटम्स सच एज ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटेलिजेंस और गुड रिलेशंस, ये हम रिकॉर्ड नहीं करते। किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, चाहे ये कितनी ही ज़रूरी क्यों ना हो। तो आप इतना ज़रूर याद रख लेना। एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर समझा देता हूँ। मान के चलो हमारे पास आपने गुड्स को खरीदा, ठीक है, आपने यहाँ पे गुड्स को खरीदा 10,000 में, मान के चलते हैं। ठीक है, सैलरी आपने पेड कर ली, कितनी सैलरी पेड की आपने, कितनी, मान के चलते हैं 2,000। ठीक, आप क्या करोगे, ये रिकॉर्ड करोगे। लेकिन एम्प्लॉय की ऑनेस्टी है, वर्कर की एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट स्किल, वो बिल्कुल आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, देखो अकाउंट्स को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल बनाने के लिए, ठीक है, रिलायबल बनाने के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म रिकॉर्डिंग के लिए, ताकि यूनिफॉर्म रिकॉर्डिंग हो। ठीक, तो हमें उससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर हों और कंपेरेबल हों। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव जजमेंट को अवॉइड किया जाता है, पहले मैंने आपको दे दी। सब्जेक्टिव जजमेंट को क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांसैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हाइल नॉन मॉनिटरी आइटम्स आर इग्नोर्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एफिशिएंसी, ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं, इनको हम मेजर नहीं करते मनी में, तो ये हमारे पास मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है। बाकी जो मनी की फॉर्म है जो रिकॉर्ड होती हैं वो भी कौन कहता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है। कौन सी नहीं करनी है, कौन सी करनी है, आपको समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे 3rd नंबर पे दिया गया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है, देखो
यहां पे लिखा गया है बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू इक्वल अकाउंटिंग पीरियड्स, कि बिजनेस की जो लाइफ है ना ये डिवाइडेड होती है इक्वल अकाउंटिंग पीरियड्स में, ठीक है। हेल्प्स करता है कैलकुलेटिंग करने में प्रॉफिट और लॉस को रेगुलरली। एग्जाम्पल प्रॉफिट कैलकुलेटेड फॉर द ईयर 2024-2025। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है। देखो जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है ना मेरे प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब है बिजनेस की लाइफ क्या है, बहुत लंबी है, यानी कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, मान के चलते हैं, इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इक्वल टाइम पीरियड में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, रेगुलर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जा सके। मान के चलते हैं यहाँ पे 2020 का था, फिर 2021 का था, फिर 22 का था, फिर 23 का था, फिर 24 का था, फिर 25 का था। क्या होगा, रेगुलरली हमें क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस अच्छे से कैलकुलेट हो पाएगा। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस तो कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने छोटे छोटे इक्वल टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते रहना है, ताकि रेगुलर हमें प्रॉफिट या लॉस जो है अच्छे से कैलकुलेट हो पाए। इसमें 1 ईयर मोस्टली रहता है, ठीक है, मोस्टली 1 ईयर रहता है, 6 मंथ या 3 मंथ में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, बिजनेस 2010 में स्टार्ट किया, क्या मान लेते हैं, हमने बिजनेस 2010 में स्टार्ट किया, ठीक, बिजनेस बंद नहीं हुआ, अभी तक वो बिजनेस जो है चल रहा है, स्टिल रनिंग, अभी तक वो बिजनेस हमारा चल रहा है, ओके। अगर हम वेट करें जब बिजनेस बंद होगा तो प्रॉफिट कब पता चलेगा, अगर हम इस चीज का वेट करते रहेंगे कि हमारा बिजनेस कब बंद होगा तो हमें क्या प्रॉफिट का पता चलेगा, नहीं चलेगा ना अच्छे से। इसलिए हम क्या कहते हैं कि 2020 का प्रॉफिट अलग करो, 2020 का प्रॉफिट अलग, 21 का अलग, इसी तरह से 25 का अलग, ठीक है। तो मान के चलते हैं प्रॉफिट ईयर 2020 में हमारे पास रहा लगभग 2 लाख मान लो, प्रॉफिट ईयर 2025 के लिए हमारे पास कितना रहा, लगभग यहां पे 3 लाख रख लो, ऐसे मान के चल सकते हो। तो ये पॉसिबल सिर्फ इसी प्रिंसिपल की वजह से है, वरना पूरी लाइफ का प्रॉफिट एक ही बार हम नहीं निकाल सकते। ये कौन कहता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल अकाउंटिंग पीरियड, कि हमें क्या करना है, लाइफ ऑफ बिजनेस को इक्वल अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करना है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल याद रख लेना कि हमने छोटे छोटे पीरियड्स में उसको डिवाइड करना है, ठीक है। किस लिए, याद रख लेना, कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट और लॉस को एट रेगुलर इंटरवल्स। तो मोस्ट कॉमनली अकाउंटिंग पीरियड जो रहता है वो 1 साल रहता है, 1 ईयर रहता है, जो कॉमनली यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बिजनेस स्टार्ट हुआ 2010 में, अभी भी चल रहा है, तो प्रॉफिट 2020 के लिए मैंने 2 लाख बताया, 2025 के लिए 3 लाख बताया। ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ, इसी अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की वजह से हुआ, क्योंकि हमने क्या करा था, इसको हमने यहाँ पे छोटे छोटे इक्वल टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ था ईयर्स को, तभी हमें ये अच्छे से पता चला। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हेल्प करता है रेगुलर, नोट कर लेना, रेगुलर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन में, इस चीज को जानने के लिए, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। यूजफुल रहता है टैक्स कैलकुलेशन के लिए भी ये हमारे पास यूजफुल रहता है, डिसीजन मेकिंग में भी ये हमारे पास यूजफुल रहता है, डिसीजन मेकिंग में हम अच्छे से डिसीजन बना सकते हैं। और कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, ईयर वाइज जो हमारे पास कंपैरिजन रहता है ना, तो इसमें भी ये मदद करता है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। आपको क्या याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ बिजनेस, क्या याद रखना है, द लाइफ ऑफ ए बिजनेस, जो लाइफ होगी किसी भी बिजनेस की, ये डिवाइडेड होगी मेरे प्यारे दोस्तों, किस में डिवाइड होगी, इक्वल अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड होगी मेरे प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड होगी। किसको एसरटेन करने के लिए, किसको जानने के लिए जी, हमारे पास प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर समझ आया तो क्लास को लाइक कर दो, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कैलकुलेशन ऑफ ईयरली प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। वहां पे ऑप्शन दिए होंगे, कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी। तो कैलकुलेशन जो आप कर रहे हो ईयरली प्रॉफिट की, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, ईयरली प्रॉफिट की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो किस पे बेस्ड है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बेस्ड है, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2025 कैन बी कैलकुलेटेड ड्यू टू, अगर मान के चलो आपको प्रॉफिट 2025 का यहां पे जानना है,
या आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस प्रिंसिपल की वजह से, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की वजह से। ठीक है, तो यूजुअली अगर आपसे पूछा जाए अकाउंटिंग पीरियड कितना रहता है, 1 ईयर रहता है। होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। बिजनेस चलता रहता है, प्रॉफिट साल साल निकालते हैं, यही हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कहता है। चलिए फिर हमारे पास 4th नंबर पे दिया गया है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है, यहाँ पे लिखा गया है ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, इसको डिस्क्लोज करना है अकाउंट्स में, इंश्योर होगी इससे ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो हैं ये दिखाई जाएंगी नोट्स में, समझना ध्यान से। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, किसके रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉफिट लॉस ये डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, उसको अकाउंट के साथ क्लियरली दिखाना यानी कि डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ नंबर लिखना काफ़ी नहीं होता इसमें, ये कह रहा है कि हर एक चीज़ को वहाँ पे दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए बैलेंस शीट के साथ यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस शीट में ये प्रिंसिपल कहता है कि बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट बनाए जाते हैं। क्या लिखा जाता है, नोट्स टू अकाउंट। ठीक, ये चीज़ आप किसके बारे में याद रखोगे, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बारे में। कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो छुपाना इसमें मना है, वो आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, यूज़र्स की बात करें, जैसे यूज़र में इन्वेस्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, बैंक हो सकता है, इनको पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए आपकी, ताकि डिसीजन गलत ना हो। तो यहाँ पे ये क्या लिखा गया, कंटिजेंट लायबिलिटीज शोन इन नोट्स। देखो एक ऐसी सिचुएशन है, मान के चलते हैं जहाँ पे कंपनी पर कोर्ट केस चल रहा है। क्या चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है कंपनी पर, केस का डिसीजन अभी नहीं आया, पता नहीं कंपनी हारेगी या जीतेगी। मान लेते हैं कोई कंपनी है, उस पर कोर्ट केस चल रहा है, केस का डिसीजन अभी पेंडिंग है, आपको पता ही नहीं है कंपनी हारेगी या जीतेगी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहती है, बैलेंस शीट में अमाउंट इसका शो नहीं होगा, नोट्स टू अकाउंट में इस चीज़ को लिखा जाना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, यही कहलाता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, फिर मैं आपको दोबारा से कंटिजेंट लायबिलिटी भी समझाऊंगा, पहले समझ लो। एग्जाम्पल क्या है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, बैंक से क्या लिया, लोन। ठीक, अमाउंट होगा, ठीक है, लोन अमाउंट बैलेंस शीट में क्या होगा, शीट में आप क्या करोगे, ये बैलेंस शीट में रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्योरिटी एज ए नोट्स टू अकाउंट आप लिखोगे, नोट्स टू अकाउंट क्या करोगे, लिखोगे। आगे चलते दूसरी एग्जांपल, कंपनी ने कोई गारंटी दी है किसी और के लोन की, ठीक है, अभी पेमेंट नहीं है, तो डिस्क्लोजर इसका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसमें, नोट्स में। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में इसका भी डिस्क्लोजर करना बहुत ज़रूरी है। मान के चलते हैं फायर से फैक्ट्री का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ, ठीक है, आपको जो लॉस हुआ ना उसका इम्पैक्ट आपको ज़रूरी बताना है, यूज़र्स को अवेयर करना होगा इसमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ऑल मटेरियल, जितना भी मटेरियल है, कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है बिजनेस के रिलेटेड, वो आपको बतानी ही है, मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू इंश्योर करने के लिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी जो अफेक्ट करेंगी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को, वो आपको डिस्क्लोज करनी ही है अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे आप इन चीज़ों को पहचानोगे, जैसे क्वेश्चन में अगर ये वर्ड्स लिखे जाएं, नोट्स टू अकाउंट, क्या, नोट्स टू अकाउंट, कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं ना जो आपको याद रखने हैं, या फिर हम मान के चलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी, ऐसे वर्ड्स देखने को मिले, तो ये किसके रिलेटेड है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पे। पेंडिंग कोर्ट केस, डिस्क्लोजर ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रू एंड फेयर व्यू, सीधा आंसर आपका क्या होगा, फुल डिस्क्लोजर। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है क्वेश्चन क्या आएगा, आपको आएगा विच प्रिंसिपल रिक्वायर्स शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटीज इन नोट्स, सिंपल है, फुल डिस्क्लोजर। आपसे पूछा जा सकता है पेंडिंग लीगल केस शुड बी शोन इन, कि जो पेंडिंग लीगल केस है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। हम तो आपको एमसीक्यूज भी करवाएंगे। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए पेंडिंग लीगल केस, ये हम किस में दिखाएंगे, शुड बी शोन इन, तो नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, ये तो हम बाद में भी पढ़ेंगे, पर इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का, प्रोवाइड करना है ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अकाउंटिंग कहता है जो बात डिसीजन को बदल सकती है, सिंपल अगर आपको मैं एक लाइन में बताऊं, अकाउंटिंग क्या कहता है, जो बात डिसीजन को बदल सकती है उसे छुपाओ मत। ऐसी कोई भी बात जो किसी डिसीजन को बदल सके उसको छुपाओ मत, बताओ, इसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, नोट्स में लिखते जाओ, समझ रहे हो, तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है। देखो
कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी पॉसिबल लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकती है या नहीं होगी, क्योंकि वो किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने आपको यहां पे समझाया। अभी ये कंफर्म लाइबिलिटी नहीं होती, इसीलिए उसे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन नोट्स टू अकाउंट याद रख लेना, नोट्स टू अकाउंट की जब हम बात करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज जरूर किया जाता है, यानी कि इसको बताया जरूर जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? डिस्क्लोज किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कोर्ट केस की, ठीक है। कोर्ट केस की एग्जांपल दी थी ना कि कंपनी पर अगर केस चल रहा है तो डिसीजन अभी नहीं आया, अगर केस हारे तो लाइबिलिटी बन जाएगी, अगर कोर्ट केस जीते तो लाइबिलिटी नहीं होगी। इसीलिए ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, नोट्स टू अकाउंट में लिखी जाती है, यहां पे ये डिस्क्लोज की जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट में अराइज इन द फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अनसर्टेन इवेंट, यही हमारे पास कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? पॉसिबल लाइबिलिटी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहां पे फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन आउटकम, पेंडिंग केस, गारंटी गिवन, ये सारी की सारी एग्जांपल्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी की हैं। पेंडिंग लीगल केस की बात करें, नोट्स टू अकाउंट की बात करें, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। जो लाइबिलिटी पक्की तो नहीं है, सिर्फ पॉसिबल है, वही कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहा हो और उसे स्टडी मटेरियल चाहिए हो, ठीक है, ऑनली इंटरेस्टेड एस्पायरेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? जीके पोर्शन आपको कंप्लीट होगा स्टडी मटेरियल में, इंग्लिश, साथ साथ स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। और हाँ, अभी इन दिनों में कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मैथ का अच्छा टीचर मिल जाए। अगर हमें मैथ का अच्छा टीचर मिल गया तो फिर हम आपको मैथ के वीडियोज़ भी देंगे और प्लस मैथ के प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा स्टडी मटेरियल फिर आपका कवर हो जाएगा। फिलहाल तो ये आपका कवर होगा ही, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स PDF होंगे, OMR बेस्ड टेस्ट आपके होंगे। पहले हम सेक्शनल टेस्ट लेंगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे साथ साथ इसका आपका टेस्ट लेंगे। जो प्रैक्टिस शीट है ना आपको टेस्ट की प्रैक्टिस शीट विद आंसर की पेड ग्रुप में मिलेगी, पेड ग्रुप में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाद में फुल लेंथ टेस्ट भी आपके होंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट हम आपको यहाँ पे करवाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगी। डेली लेक्चर्स के PDF जो भी हम यूट्यूब पे करवाते हैं, इनके PDF भी आपको साथ साथ मिलेंगे। डॉट स्पॉट एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस, कहीं पे आपको अगर मुश्किल आ गई, ठीक है, तो हम आपको साथ साथ गाइड भी करेंगे, ठीक है। फ्री टाइम में हम आपसे बात भी कर लेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है? व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, ठीक है। ओनली वही एस्पायरेंट मैसेज करना जिनको नीड होगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, हमें लेक्चर्स प्रोवाइड करने होते हैं आपको, ठीक है। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह नहीं चाहिए तो आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अगर आप फी पे नहीं कर सकते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। और हाँ, अगर आपको फ्री टाइम है तो आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस जो पेड वाले हैं, तो पेड वालों को याद रखना है। आज मैं आपको एक PDF शेयर करूँगा जीके की, जिसमें लगभग हमने 1000+ MCQs कवर किए हैं। जूनियर असिस्टेंट वालों को कल हमने वो प्रोवाइड कर दी थी। आप फ्री टाइम में इनको प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज MCQs होंगे। मान के चलो यूट्यूब पे हमने लास्ट 2 ईयर से जितने भी GS के रिलेटेड यहाँ पे सेशन लिए हैं, इनके PDF होंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो फ्री टाइम में आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बाकी लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देते हैं। वैसे जैसे अभी ये लेक्चर हो रहा है तो इसका PDF हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जो पेड वाले हैं आपको पता होना चाहिए, आपको घबराने की नीड नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपका सिलेबस जितना जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए। बस आपको क्या करना है, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 5th नंबर पे दिया गया है मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। बात करेंगे मटेरियलिटी प्रिंसिपल के बारे में। लिखा गया है ओनली इंपॉर्टेंट आइटम्स आर ट्रीटेड स्ट्रिक्टली, कि सिर्फ इंपॉर्टेंट आइटम्स को ही ट्रीटेड करना है स्ट्रिक्टली। स्मॉल आइटम्स आर रिटन ऑफ, एग्जाम्पल पेन्स ट्रीटेड एज एक्सपेंस नॉट एसेट। समझने की कोशिश करना ध्यान से। वैसे जब मैंने आपको टॉप 100 यहाँ पे टर्म्स करवाई थी तो मैंने आपको मटेरियलिटी का कंसेप्ट वहाँ पे भी समझाया था। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है सिर्फ इंपॉर्टेंट मटेरियल आइटम्स, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है ना या फिर आइटम्स हैं, उन्हीं को स्ट्रिक्टली ट्रीट किया जाता है। छोटी जो इमैटेरियल, छोटी चीज़ों को क्या कहा जाता है? इमैटेरियल। अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में जो हमारे पास छोटी आइटम्स होंगी ना, उनको क्या करना है? छोटी आइटम्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है। क्या कह रहा हूँ मैं? जो आइटम डिसीजन को अफेक्ट करे वो मटेरियल होता है,
जो आइटम डिसीजन को अफेक्ट नहीं करे वो इमैटीरियल होता है। समझ रहे हो बात को। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, मान के चलते हैं एक पेन है, उसकी कॉस्ट है 20 रुपीज़, उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, ₹20। नॉर्मली पेन 1 साल से ज़्यादा चलेगा, अगर मान के चलते हैं वो पेन जो है आपने जो 20 रुपये का लिया 1 साल से अगर ज़्यादा चलेगा, लेकिन उसे आप एसेट नहीं ना मानते, पेन को आप एसेट मानते हो अपने बिजनेस में, नहीं मानते हो एसेट, याद रख लेना। पेन को डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देते हैं आप। अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में ऐसी चीज़ों को आप किस तरह से ट्रीट करते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे करते हो। यही मटेरियलिटी प्रिंसिपल है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे स्टेपलर मशीन है आपकी, ऑफिस में आप यूज़ कर रहे हो बिजनेस के लिए, 150 रुपीज़ इसकी प्राइस है, 2 से 3 साल ये यूज़ होगी, ठीक है, फिर भी ये एक्सपेंस लिखा जाएगा। जो 150 रुपीज़ आपने इसमें इन्वेस्ट किए, इसको आप एसेट के तौर पे ट्रीट नहीं करोगे। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, मटेरियलिटी जो है ना, मटेरियलिटी प्रिंसिपल साइज और बिजनेस पर डिपेंड करता है। मतलब कि मशीन है, कोई मशीन की प्राइस है यहाँ पे ₹5 लाख, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेट ट्रीट होगा, ये किस तरह से ट्रीट होगा, बिजनेस के लिए एसेट के तौर पर ट्रीट होगा। प्लस इसमें जो डेप्रीसिएशन होगा ईयर बाय ईयर, डेप्रीसिएशन आपको पढ़ाया था ना, वेयर एंड टेयर, जो साल भर क्या होता है, मतलब जैसे जैसे आप उसका बेनिफिट लेते हो, लेकिन इसमें कुछ वेयर एंड टेयर भी देखने को मिलता है कि इसके जो मतलब पार्ट खराब हो जाएंगे, उसमें जो खर्चा आएगा ओवरऑल, तो ये एसेट की तरह ट्रीट करोगे, प्लस इसमें डेप्रीसिएशन भी लगेगी। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ओनली इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट आइटम्स जो हैं इनको आप ट्रीट करोगे स्ट्रिक्टली अकाउंटिंग में। जो स्मॉल छोटी छोटी और इनसिग्निफिकेंट आइटम्स होंगी ना, उन्हें आप रिटर्न ऑफ करोगे एज एक्सपेंस के तौर पे, उन्हें आप एसेट के तौर पे नहीं मानोगे। वो आपको समझ आया होगा। अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल, इसके मुताबिक क्या याद रखना है, ओनली मटेरियल आइटम्स आर गिवन स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मटेरियल आइटम्स यानी कि इंपॉर्टेंट आइटम्स, वाइल इमैटेरियल आइटम्स जो होंगी ना, इमैटेरियल आइटम्स ये एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट की जाएंगी। एग्जाम में कैसे आप पहचान करेंगे, जैसे स्मॉल वैल्यू आइटम की बात करें, इसके लिए कुछ होगा, या फिर हम बात करें पेन पेंसिल्स फाइल स्टेशनरी की बात हो रही होगी, रिटर्न ऑफ एज एक्सपेंस की बात हो रही होगी, नॉट कैपिटलाइज्ड ड्यू टू स्मॉल अमाउंट की बात हो रही होगी, तो इसमें ये हम मटेरियलिटी प्रिंसिपल की बात कर रहे होंगे। जैसे पेन्स आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस ड्यू टू, कि पेन्स को ट्रीट किया जाता है एक्सपेंस के तौर पर कौन से कंसेप्ट की वजह से, मटेरियलिटी प्रिंसिपल की वजह से, ठीक है। जैसे विच प्रिंसिपल इग्नोर स्मॉल आइटम्स इन अकाउंटिंग, कौन सा प्रिंसिपल इग्नोर कर देता है स्मॉल आइटम्स को, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मटेरियलिटी। अगर एक स्टेपलर है उसकी यहाँ पे कीमत है 100 रुपीज़, ये ट्रीटेड किया जाएगा एक्सपेंस के तौर पे, कौन से प्रिंसिपल की वजह से, याद रख लेना मटेरियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अकाउंटिंग कहती है छोटी चीज़ों को बड़ा मत बनाओ, सिंपल एक्सपेंस लिख दो, और जो मटेरियल चीज़ें हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें आप एसेट के तौर पर यहाँ पे ट्रीट करो, ठीक है। छोटी अमाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ये चीज़ें कौन कहता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है। होप आपको समझ आया होगा। मेरे हिसाब से आज के इस लेक्चर में इतना ही रखना चाहिए। अभी हमारे पास ना 6 और प्रिंसिपल बचते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो सेशन में कवर करेंगे। ऐसे अगर हम पार्ट बाय पार्ट चलेंगे ना, 30 से 35 मिनट के बीच में वीडियो रहेगा, तो आपको चीज़ें भी समझ आएंगी और आपको कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें भागना नहीं है, हमें सिलेबस कवर करना है, लेकिन वो एक टारगेट के हिसाब से करना है, वो हम खुद एडजस्ट कर लेंगे कैसे करना है। बस आपको जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले वो आपको गलत ना हो। सबसे पहला फोकस होना चाहिए, ठीक है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।